तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मूल अधिकार के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। एमटीएस पोस्टमैन एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में मूल अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, तो इसको पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। 6 मूल अधिकार हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, संविधान के भाग 3 में जो है अपने मूल अधिकार दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में, और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं जी? अमेरिका के संविधान से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। और देखिए मौलिक अधिकार जो है अपने आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हुए हैं। अब इसमें समझिए अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, यानी राज्य क्या है? भारत की सरकार, और जो प्रत्येक राज्य है भारत के अंदर उनकी विधानमंडल और उनकी सरकार, और भारत सरकार के अंतर्गत जो प्राधिकारी है, जो प्राधिकारी और संस्थाएं वे भी राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 13 में है कि मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती, यानी राज्य ऐसी कोई भी विधि या कानून नहीं बना सकता है जो मूल अधिकारों को कम करता हो। यानी ऐसा कानून तो बना सकता है कि मूल अधिकारों को और प्रबल बनाया जा सके, लेकिन उनमें अगर कमी आती है तो ऐसा कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है तो वह क्या हो जाएगा? शून्य घोषित हो जाएगा। तो अनुच्छेद 13 में है कि मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती है। देखिए अब भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला अधिकार क्या है? समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 और 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया हुआ है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है जो आर्टिकल 29 और 30 में दिया हुआ है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। तो एक एक करके अपन सारे मूल अधिकारों को समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी विधि के समक्ष सभी क्या है? समान है। भारत का कोई भी नागरिक विधि के समक्ष समान है और उनको विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। तो आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी वो किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये भेदभाव प्रतिषेध है इसमें आर्टिकल 15 के अंतर्गत। और देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समता, समानता प्राप्त है, और जो अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है। अब देखिए अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, यानी छुआछूत अपराध है आर्टिकल 17 के अंतर्गत। आर्टिकल 18 में क्या दिया हुआ है? उपाधियों का अंत, यानी सरकार क्या होगा? शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर कोई भी उपाधि सरकार प्रदान नहीं करेगी। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अब देखिए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है अपन को। इसमें पहली स्वतंत्रता है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक आप इकट्ठे हो सकते हैं बिना शस्त्र के और सभा कर सकते हैं। अब क्या है? सभा करने के बाद संघ बनाने की आपको ये स्वतंत्रता दी है कि आप संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति, समूह बना सकते हैं। और चौथा क्या है? आने जाने की स्वतंत्रता। देश के अंदर आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। और पांचवी है व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी व्यापार बिजनेस कर सकते हैं। और छठा क्या है? कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं भी अपना निवास बना सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं देश के अंदर। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरी है अपनी जो है संघ समूह बनाने की स्वतंत्रता, चौथा कहीं भी आने जाने की, पांचवी दी है व्यापार करने की, और छठी कहीं भी बस जाने की, निवास करने की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण, यानी अपराध कोई अपराध कहता है तो उसको कितने संरक्षण प्राप्त है? देखिए 3 प्रकार के संरक्षण है इसमें। आर्टिकल 20(1) में क्या है? ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उस समय कानूनी रूप से अपराध नहीं था। किसी भी व्यक्ति को ऐसे अब जो है दोष के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जिस समय उसने अपराध किया है। उस समय अगर वो कानून के हिसाब से अपराध नहीं है तो उसे उस समय अपराधी नहीं माना जा सकता। तो आर्टिकल 20(1) में है। 20(2) में क्या है? एक अपराध के लिए एक बार सजा, यानी किसी ने एक बार क्राइम किया है तो उसे एक बार ही सजा मिलेगी। और आर्टिकल 20(3) में है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण। इसके तहत 3 बातें हैं। अगर जिस समय अपराध किया है उस समय कानून के हिसाब से वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता, उसे क्या दंड नहीं दिया जा सकता। और दूसरा में क्या है? अपराध के लिए एक बार सजा, यानी एक बार अपराध किया है तो एक बार ही सजा मिलेगी।
और आर्टिकल 20(3) में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान है। और देखिए अब अनुच्छेद 21 का है, ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है। तो इसमें है शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 का में यह कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये राज्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि अनुच्छेद 21(1) में ये अपना क्या है, मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 का में। और ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये पूछा जाता है कई बार, ये कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए आगे अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। देखिए इसमें क्या है, इसके तहत भी 3 बातें शामिल हैं। अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, यदि कोई क्राइम करता है तो उसको अधिकार है कि वो अपने पसंद के वकील से क्या ले सकता है, सलाह कर सकता है। और इसमें क्या है, व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, यानी अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको अधिकार है कि उससे जान सकता है कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसमें क्या है, तीसरी बात है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि किसी अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको क्या है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसमें एक बात वो है, आने जाने के समय को छोड़कर, इसमें आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है, आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे क्या करना होता है, पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी को पेश करना होता है। अब अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में है मानव व्यापार, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, यानी मानव तस्करी पर रोक है और जबरन श्रम, किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता है अनुच्छेद 23 में। ये अनुच्छेद 23 में ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अब देखिए अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों दुकानों में काम कराने पर रोक, यानी जोखिमपूर्ण स्थानों पर 14 वर्ष से कम बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है, इस पर रोक है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपने पसंद के अनुसार उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 में है। अब अनुच्छेद 26 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों यानी किसी भी धर्म है वो अपने अनुसार उसका प्रबंधन कर सकता है, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 26 में है। अब देखिए अनुच्छेद 27 में क्या है, अनुच्छेद 27 में दिया हुआ है किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार और रखरखाव के लिए कर देने के लिए बाध्य होने से बचाता है, यानी किसी भी नागरिक को अगर कोई विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का वो प्रचार प्रसार करता है, उसका रखरखाव इसके लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये कर से छूट है इसमें धर्म के प्रति। अब देखिए अनुच्छेद 28 में क्या है, अनुच्छेद 28 है नागरिकों को यह स्वतंत्रता देता है कि उन्हें किसी शिक्षण संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी इसके अंतर्गत किसी नागरिक को यदि कोई शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जाती है या किसी पूजा पाठ में, उसको भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है अनुच्छेद 28 में। अब देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है, अनुच्छेद 29 में है जो अपने इसके तहत 2 बातें हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और दूसरा है शिक्षण संस्थानों में भेदभाव पर रोक, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। जो अल्पसंख्यक समुदाय में कौन आते हैं, 4 आते हैं, जी मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन, बौद्ध, ये क्या है अल्पसंख्यक है, तो इनके हितों का संरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 29 में। हाँ, और इसमें एक बात, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव पर रोक, यानी शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक अपने हिसाब से शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। अब देखिए आगे चलते हैं, अनुच्छेद 31 क्या था, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार जिसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, मूल अधिकार था, लेकिन इसको क्या है मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत इसे क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, किसके तहत, अनुच्छेद 301 के तहत। वैसे कब हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे अपना जो छठा अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अपना छठवां अधिकार। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत नागरिकों को यह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। इसके तहत क्या है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके अनुच्छेद 32 के तहत वो कहाँ जा सकता है,
वह अपना सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है, इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान का हृदय या आत्मा। देखिए इसमें अनुच्छेद 32 के तहत आप मूल अधिकारों के हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एक बात और याद रखनी है, जो अपना आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय में भी आप अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसमें आप उसकी रक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 226 के तहत और अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो जो 6 मूल अधिकार हैं मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझा दी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्या मिनट